हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती गांगयान। आज आप सभी का स्वागत करते हैं अपने गांगयान सीएसपी कोचिंग में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी की क्लास में क्रिया। क्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ठीक है, उस टॉपिक पर आज हम अपनी क्लास करेंगे। क्रिया। अब पहले हम समझते हैं, अगर क्रिया की परिभाषा समझे अगर हम, ठीक है, यह क्रिया का धातु रूप समझे तो हम पहले समझते हैं इसकी परिभाषा क्रिया की। क्रिया वह शब्द है जिसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है, क्रिया कहलाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम कि क्रिया को हम कार्य को कैसे पता करेंगे। परिभाषा हमें पता चली गई कि जब हम कार्य को करना ही किसी कार्य को करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब इसके देख लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्रिया। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि भाषा समझ में नहीं आ पाती हमें लैंग्वेज की, लेकिन उदाहरण से हमें समझ आ जाता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग से हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। सेकंड देख लेते हैं, खुशी ने गाना गाया। खुशी ने गाना गाया। ठीक है, इधर देखिए आप सभी बोर्ड पे सही लिखा है ना, खुशी ने गाना गाया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो उदाहरण। उसने पत्र लिखा। अब हमें इसमें क्रिया देखनी है। क्रिया कौन सी है? तो क्रिया क्या होती है हमारी? ये कौन हुआ? उसने का यहाँ पे नाम नहीं है। ठीक है, तो ये कौन हो गया? कर्ता। ठीक है, और इस सेंटेंस में उसका कर्म क्या है? कर्म उसका हो गया पत्र, और लिखना क्या हो गया उसका? क्रिया। भाई जिस कार्य को कर रहा है वो कार्य करना या होया पाया जाए, ठीक है, होना पाया जाए तो क्रिया कहलाता है। तो लिखना क्या है उसका? अब मैं यहां लिख रही हूं तो मेरा ही क्या है? ये मेरी क्रिया ही तो है, ये मेरी कार्य की क्रिया है। ठीक, तो ऐसे ही उसने पत्र लिखा, तो उसने कौन हो गया हमारा? यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन लिखने वाला हमें पता है कि हाँ लिखने वाला है यहाँ पर, तो कर्ता हो गया। पत्र क्या हो गया उसका? कर्म, और लिखना क्या हो गया उसकी? क्रिया। ऐसे ही खुशी होगी कर्ता, और गाना और गाया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्रिया का पता करना है। ठीक, अब हमें देखना है कि रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। अब हमें क्रियाओं के प्रकार को समझना होगा। ठीक है, अब हम क्रिया की जो प्रकार है उन्हें अच्छे से समझेंगे। क्रिया की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई, और क्रिया क्या होता है वो हमें समझ आ गया। ठीक है, कि सेंटेंस में क्रिया कैसे निकालनी है, हमें क्रिया कौन सी होती है। ठीक है, अब उसके प्रकार, तो क्रिया दो प्रकार की होती है।
पहले हम समझेंगे कि जो दो प्रकार है, ये सिर्फ मैंने रचना के आधार पर बता रही हूँ, ये ध्यान रखना, रचना के आधार पर बता रही हूँ मैं दो प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना अपना, पूरी जब नोट्स तैयार कर रहे हो तो वहाँ पर लिखना रचना के आधार पर क्रिया के दो मुख्य प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने वो रफ किया था समझाने के लिए। दो प्रकार हैं इसके, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। अब हम समझते हैं पहले किसको, सकर्मक को। पहले हम सकर्मक की डेफिनेशन देख लेते हैं, जब भी हमें पता चलेगी इसकी डेफिनेशन से सकर्मक क्रिया कैसे है और अकर्मक क्रिया कैसे है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग क्रिया लगाना जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। हालांकि मैं बोल रही हूँ तो उससे नोट करते रहना। अब हम समझते हैं सकर्मक। सकर्मक क्रिया, इसकी डेफिनेशन बोलती हूं मैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आप समझे कि जो सकर्मक क्रिया है उसका कहने का मतलब यह है कि जो हम कार्य करें ना, जिस कार्य को हम करें, कर्म जिसे हम बोलते हैं कार्य करना, तो उसका फल ना हमारा किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, कार्य पर ही हमारा प्रभाव पड़े सकर्मक में। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, गीता गीत गाती है। हमने ये सेंटेंस लिया है, ठीक है, गीता गीत गाती है। अगर डेफिनेशन मैंने बोल दी है तो आप नोट कर लीजिए ना, ठीक है ना, या फिर लिख दूं, बताओ। ऐसा होता है ना कि बोलने में और लिखने में आपको मिस्टेकिंग पता चल जाती है कि आप कुछ मिस्टेक ना मिसिंग कर दें। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से, ठीक है। सकर्मक में क्या है कि जो उसका कर्म है उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है, कर्म पर पड़ना चाहिए क्रिया का फल। अब हम इसको पता कैसे करेंगे, ये कौन है, कर्ता। गीत क्या है उसका, गीत हो गया उसका कर्म, गाती उसकी क्या हो गया, क्रिया। ये पता चल गया हमें, ये हो गया। तीनों को हमने, तीनों शब्दों का पता लगा लिया, यहाँ पर पता लगा लिया, तीनों को अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें, इस सेंटेंस में तीनों का पता लगाने के बावजूद अब हमें ये देखना है कि इसमें सकर्मक क्रिया कैसे है, ये डिफाइन करना है ना हमें कि सकर्मक क्रिया कैसे है। तो अब हम उसका कैसे पता करेंगे, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। गीता गीत गाती है, गीता जो है गीत गाती है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कर्ता है वो क्या कर रहा है, गीत, पर क्या है, वो गाती। कहने का मतलब है कि जो हमारा कर्म को ही वो क्रिया पर प्रभाव डाल रहा है, जो हमारा कर्म है वो क्रिया हमारे कर्म पर प्रभाव डाल रही है। अगर मैं यहाँ लिख दूं गीता गीत, इसकी जगह
गीता गीत खाती है, ये सही नहीं होगा ना, क्योंकि गीत क्या होते हैं, सॉन्ग्स गाने वाले होते हैं, सिंगिंग करने के लिए होते हैं, खाने के लिए तो होते नहीं, वो खाने की चीज़ है ही नहीं गीत। तो इसलिए उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गीत का सीधा गीत गाती पे पड़ रहा है, और गाती का किस पे पड़ रहा है प्रभाव, गीत पर। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे जो क्रिया है और कर्म पर उसका प्रभाव पड़े तो ये समझ लेना सकर्मक है। ठीक, अब ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेता भाषण देता है, नेता भाषण देता है। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि जो नेता है वो करता है, ठीक है, भाषण कर्म है उसका, कि कोई किसी को स्पीच बोल रहा है कुछ सामने वाले को, तो उसका कर्म ही हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दूं लेता है, तो क्या वो उसकी क्रिया हो गई, नहीं ना। देता है वो मतलब वो अपना कर्म किसी और को दे रहा है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कर्म पर, किसका, क्रिया का। इसमें सकर्म में क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव पड़ना चाहिए कर्म पर, ठीक है। और उसमें देख भी रहे हैं हम कि यहाँ पर चाहे लिख दो, यहाँ पे किसी और का नाम लिख दो, खुशी भाषण देती है, तो फिर भी क्या आएगा, रूल्स जो होगा इन्हीं पे फॉलो हो रहा है। नेताजी तो सिर्फ अलग खड़े हैं, करता है वो तो, क्योंकि वो तो भाषण दे रहे हैं। क्रिया और कर्म हमें तो निकालना है ना सकर्मक में, इसलिए तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम अकर्मक की तरफ। अब इसकी डेफिनेशन आप सब समझ ही गए होंगे कि जहाँ ए आ जाता है, चाहे वो विलोम शब्द में आए या पर्यायवाची में आए या किसी भी रूप में आ जाए, ए का थोड़ा सभी समझ जाते हैं, नहीं में आ जाता है, ठीक है। जिस क्रिया के अंदर कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, लिख लेती हूँ। जिस क्रिया के अंदर कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहते हैं या उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। कहलाती है या कहते हैं, कुछ भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें पहले क्या हो रहा था कि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा था, जो सकर्मक है उस पे कर्म पर प्रभाव पड़ रहा था क्रिया का। लेकिन इसमें क्या हो गया कि जो हमारी अकर्मक क्रिया है उसमें जो अलग डेफिनेशन है उसकी हटके हल्की सी बस, कि जो हमारा कर्ता है, कर्ता कर्ता के अंदर, कि उस पर कहने का मतलब यह है, अंदर का मीनिंग आप यहाँ स्वयं ले लीजिए कि स्वयं पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप अंदर को कंफ्यूजन ले पता नहीं क्या क्या सोचने लगे, तो स्वयं उस पर प्रभाव पड़ेगा उसी के ऊपर, कि वो कुछ भी जो भी कार्य करेगा वो स्वयं उस पर ही पड़ना है, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल।
चलना दौड़ना या फिर फिरना घूमना, ये सब हंसना बोलना रोना ये सब इसके ही पहचान है। अगर आपको पता चल जाए, है ना, थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल से देखते हैं हम अच्छे से, जब भी समझ में आएगा ना इसके एग्जाम्पल से। वह जाग रहा है, वह अब इसमें क्या है, वह जाग रहा है कि मतलब जो करता है उसी पे ही, कि वह रो रहा है जाग रहा है हमें नहीं पता, पर उसी स्वयं उसी पर बोले जा रहा है इस सेंटेंस में। इसका जो इसकी परिभाषा है अकर्मक की, ये यही डिफाइन करती है कि स्वयं पर ही कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। तुम रो रहे हो, वो खुद से ही तो रो रहा है ना, आप भी देखें अगर समझे तो, कि वो खुद ही जाग रहा है, खुद मतलब वो बंदा अंदर ही अपना करता, और रो रहा है, वो खुद ही रो रहा है, मतलब रोना भी उसके स्वयं के ही उसमें है, और हंसे भी वो या दौड़े भी। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा ही तो दौड़ रहा है भाई, वो खुद स्वयं ही तो है, उसी पे ही तो हो रहा है वो क्रिया, वो कहीं अलग तो कोई नहीं कर रहा कार्य जो अलग से बोले जाएगा। तो अकर्मक में यही सिर्फ पहचान करनी है कि कर्ता पे स्वयं, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, स्वयं कर्ता पे प्रभाव पड़ता है। जो भी कार्य होता है, क्रिया होती है, वो स्वयं उसकी खुद की नोट की जाती है अकर्मक में। और सकर्मक में क्या है कि कर्ता पे प्रभाव पड़ता है, जो कार्य करता है उस पे जो उसका प्रभाव पड़ता है वो कर्ता पे, ठीक है, क्रिया का। ये हो गई। अब चलते हैं हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि वर्तमान और भूतकाल और भविष्यकाल। हम एक बार कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हमें भविष्य और भूतकाल और वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों में हमें कैसे पता चलेगा क्रिया का, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल गया कि क्रिया ये होती है, क्रिया के दो भाग होते हैं, और भी मैं बताऊंगी क्रिया के अन्य भी भाग होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वर्तमान। हमें कैसे पता चलेगा कि वर्तमान की क्रिया है या भूतकाल की, ये भी पता होना चाहिए। वर्तमान, अब मैं यहाँ लिखती हूँ वर्तमान की थोड़ी सी आपकी हल्की हल्का एक सेंटेंस, जिससे हम डिफाइन करेंगे तीनों कालों का, ठीक है। अब देखते हैं हम पहले वर्तमान को, ठीक है। वर्तमान को देखते हैं। वर्तमान की जो क्रिया है हम कैसे पहचानेंगे। मैं लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं लिखता हूँ कि उसने हाले प्रेजेंट, ठीक है, हाले प्रेजेंट में मैं लिखता हूँ, कहने का मतलब ये है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ तो मैं ये तो बोलूँगी मैं लिखती हूँ या लिख रही हूँ या लिखती हूँ, क्योंकि वर्तमान में हमने इंग्लिश के सेंटेंस भी पढ़े होंगे, तीनों हमारे वह काल्स, तो उसमें पढ़े होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सेंटेंस पढ़े होंगे। तो सेम यही सिचुएशन आज यहाँ फॉलो हो रही है वर्ब में, ठीक है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि हमें तीनों कालों की जानकारी होनी चाहिए कि क्रिया का क्या रूप है वहाँ पर, ठीक है।
वो तो सभी नॉर्मली पढ़ते हैं, सभी बुकों में पढ़ते हैं कि क्रिया ये है, क्रिया के दो भाग हैं और अन्य भाग भी हैं, लेकिन बट हमें ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमें तीनों कालों के बारे में पता होना चाहिए, क्रिया की क्या महत्व है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा है इस टॉपिक, इस चीज़ में इसे अच्छे से करें। मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ, तो इसका मतलब ये समझे आप कि वो हाल ही प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कि वो वर्तमान की बात कर रहा है, मैं लिखता हूँ। अब उसने कहा है यहाँ पर बोलने के जो विचार होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि कौन से काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने कहा मैं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ का मतलब ये है कि उसने अभी लिखा होगा, ये बात है, या लिख रहा होगा, ठीक है। अब उसने कहा मैंने लिखा। अगर मैं भूतकाल में सेंटेंस में जाऊँ तो मैं यहाँ था लगा दूँ तो सभी समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ था लगा दूँ पहचान में, तो यहाँ सभी क्या करेंगे, सब एकदम समझ जाएंगे कि ये भूतकाल है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ था नहीं लगाऊंगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करूंगी मैं। इंग्लिश नहीं, यहाँ पर सिर्फ हिंदी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं भूतकाल को। मैंने लिखा, इसका मतलब लिखा और मैंने लिखा। अगर मैं लिखूं या मैंने लिखा, मैं दोनों में बोलने में बहुत अंतर है। अब मैंने लिखा, इसका मतलब कि यहाँ कुछ भी है, एक एप्लीकेशंस वगैरह है और ये लिख चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और कोई आके पूछ रहा हो या फिर मैं खुद से कर रही हूँ, हाँ ये मैंने ही लिखा था, मैं यही तो बोलूँगी ना, हाँ ये मैंने ही लिखा था, मैंने लिखा था, ये मेरे याद है, बहुत अच्छा याद है, मैंने उस तारीख में लिखा था। मतलब लिख चुकी हूँ कहने का मतलब ये है कि ये कार्य हो चुका, ये कार्य बीत चुका, ठीक है। अब समझते हैं हम भविष्यकाल को। मैं खाऊंगा। अब इसके जो शब्द हैं उससे पता चल रहा है कि मैं खाऊंगा, कि अगर यहाँ ये मैंगो और ये एप्पल, अब ये दो यहाँ पर एक प्लेट में रखे हैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता कौन कौन खाएगा, लेकिन मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया कि मैं खाऊंगा। अब ये नहीं पता कि मैं किस टाइम खाऊंगा, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने ये बोल दिया अपने आप को या किसी को भी कि मैं खाऊंगा, मतलब आगे चलकर मैं इसे खाऊंगा। अब इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि वो भविष्यकाल, आने वाला, ठीक है ना। भविष्यकाल वही तो होता है जो आने वाला होता है, और भूतकाल होता है जो बीत चुका, जा चुका, और प्रेजेंट वो होता है वर्तमान जो अब चल रहा है, ठीक है ना। तीनों को फाइन कर दिया मैंने। अब क्या है कि भविष्यकाल को समझते हैं कि मैं खाऊंगा, कि आगे वाला, ठीक है। अगर वो कहता ना यहाँ पर मैंने खा लिया और उसने तो आगे के लिए ऑर्डर दे दिया मैं खाऊंगा, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई छेड़ेगा नहीं, ये रखे रहें चाहे ख़राब हो जाए, कि भाई उसके लिए है, वो चाहे कभी खाए। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब चलते हैं हम क्रियाओं के और अन्य भेद। या तो आप ऐसे समझ ले कि क्रिया के
अन्य प्रकार या क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, एक इसमें हो गया द्विकर्म, द्विकर्मक और एक संयुक्त। ठीक है, क्रिया। अब हम समझते हैं पहले द्विकर्मक क्रिया के बारे में। अब यहां पता चल रहा है हमें इससे द्विकर्म, बस यहां भी हटा दे कि दो कर्म, अगर इसे हम समझे इसका ही मीनिंग दो कर्म, और संयुक्त का भी हम समझाएंगे आपको, पहले हम उससे कर लें फाइनल। द्विकर्म तो इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में दो कर्म जरूर आएंगे। अब इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं द्विकर्मक की। वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आते हैं। मैंने इसकी परिभाषा इसके ही शब्द में, इसी के नाम में यही बता दी कि दो कर्म, इसको हटा दे इधर और इधर इधर बांट ले, तो दो कर्म जिस सेंटेंस में आ जाए वहां समझे द्विकर्मक क्रिया है। इसका एग्जाम्पल से देखते हैं हम। माँ बालक को दूध पिलाती है। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम, पहले अपने क्रिया के जो प्रकार थे उससे हम अपना कर्म, कर्ता, क्रिया सब निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो दो कर्म वाला, जिसमें दो कर्म आने हैं, वो दूसरा कर्म निकालेंगे। तो अब हम कैसे करेंगे, हो गया, ये हो गए हमारे क्या अलग अलग। माँ कौन है, कर्ता, दूध कौन हो गया, कर्म। ठीक है, पिलाती क्या हो गया, पिलाती, सॉरी इस पे मात्रा नहीं लगाई, पिलाती क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, अब एक कर्म और निकालना है हमें, क्योंकि दो कर्म की बात चल रही है ना यहाँ पर। तो दूसरा कर्म कौन हो गया हमारा, बालक, जिसे हम बोलते हैं गौण कर्म। ठीक है, इसे हम मुख्य भी बोल सकते हैं, मुख्य कर्म, क्योंकि दो कर्म की बात आ रही है। तो भाई एक का गौण होता है और जो हमारा मुख्य कर्म होता है उसको, और फिर बाकी जो हमारा दूसरा कर्म है उसे हम गौण कर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम समझेंगे कैसे। माँ बालक को दूध पिलाती है, देखो क्या कर रही है, अगर वो यहां हम हटा दें, माँ दूध पिलाती है, भाई ये तो ऐसा कार्य है कि किसी को जरूर पिला रही होंगी वो, या तो बेटी को पिलाएंगी या बेटे को पिलाएंगी। ठीक है, तो वो दूसरा कर्म इस सेंटेंस में, इसकी जो भाषा है, जो जैसे लिखा गया है और जैसे बोला जा रहा है, उसके विचारों से हमें पता चलता है इस वाक्य में कि इसमें दो कर्म आने जरूरी है, क्योंकि दूध वो पिला रही हैं तो जाहिर सी बात है उसमें दूसरा पर्सन जरूर है। ठीक है, इसलिए हमें इन सेंटेंस, इस वाक्यों को अच्छे से पढ़कर उसकी जो साइको से अच्छे से समझनी है कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, वो हमें क्या बता रहा है और क्या उसे हमें समझना चाहिए। तो उस सेंटेंस को उसी, लेकिन एक बात और समझे, उस सेंटेंस को कब, जहां जिसकी क्रिया की बात चले।
अगर संयुक्त क्रिया की मैं बात करूँ यहाँ, तो हम इसे संयुक्त क्रिया में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ऐसे वाक्यों को आप जब भी समझ सकते हैं जब आप उनको उसकी क्रिया को जानते हो कि ये कौन सी क्रिया का सेंटेंस है, उसकी डेफिनेशन आपको पता हो, तो आप जब भी 4-5 सेंटेंस में वाक्यों में से आप निकाल सकते हैं कि हाँ ये किसकी क्रिया का है, ठीक, जब हमें अच्छे से क्रिया का मालूम होगा। तो ये हो गया हमारा द्विकर्मक। अब चलते हैं हम संयुक्त की ओर। अब देखते हैं हम संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मीनिंग आप कई तरीके से समझ सकते हैं। संयुक्त एक कहते हैं ना, संयुक्त फैमिली, संयुक्त परिवार है हमारा, मतलब बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं, जॉइंट फैमिली जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक इसी तरह से ही हमारा ये भी संयुक्त एक मेला समझ लो आप, कुछ भी अधिक से अधिक मतलब समूह मान लीजिए से किसी भी प्रकार वस्तुओं का या किसी भी। तो संयुक्त का जो मीनिंग होता है यही होता है, संयुक्त में बहुत सारे, अधिक से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक, 3 से अधिक। जिसकी परिभाषा है एक बार मैं बोल देती हूँ, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। वह घर पहुंच गया। अब इसमें क्या है, अब संयुक्त का जो बताया है कि भाई संयुक्त में बहुत सारे हैं, तो वह घर पहुंच गया, ठीक है, गया। अब हम इसको समझेंगे कि इसमें कितने सारे शब्द आ रखे हैं। वह घर गया, अब यहाँ भी आ गया भाई कोई तो होगा ही जो घर जा रहा है, घर भी आ गया और पहुंच गया। और इसे कौन बता रहा है, इसे जाहिर सी बात है तीसरा पर्सन है कोई, ऐसा नहीं, वो खुद से तो नहीं कहेगा। अगर वो कहेगा तो, अगर वो खुद स्वयं कहेगा मैं घर पहुंच गया, तो खुद बोल रहा है, लेकिन यहाँ कोई और बता रहा है वह घर पहुंच गया। अब वो किसी माध्यम से उसे आई होगी जानकारी, तो वही बात है ना कि अन्य पर्सन इसमें आकर बोल रहा है वह किसी अन्य को, कि ये तो बताने वाला है और ये जाने वाला है और ये इसको बता रहा है, किसको, इसको, कि ये पहुंच गया घर पे। तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए 3 पर्सन कि वह घर पहुंच गया। तो संयुक्त का जो मीनिंग है वही है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है संयुक्त क्रिया। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये हमारा क्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से तैयारी करें और आपके जो यूपी कांस्टेबल की है उसमें आपकी हिंदी आती है, अच्छे से आप तैयारी पर रहें। फॉर्म भी आपने फिल कर दिए होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को इतना सपोर्ट मिल रहा है हमें, हमारे चैनल को बहुत अच्छी चल रहा है वो। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ामों के लिए। थैंक यू सो मच।